हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ एक रियल मिस्टीरियस मर्डर केस के बारे में जो आज तक अनसॉल्व है। इस केस के बारे में आपने शायद ही सुना हो और इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज भी बताऊंगी मैं आपको। सो गाइस, एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत मजा आने वाला है। दोपहर में करीब 1:20 पर एक आदमी प्रेसिडेंट होटल में जाता है जो कि कैंसस सिटी में ही है और अपना नाम रोनाल्ड टी ओवन बताता है और रूम नंबर 1046 में रुकता है। प्रेसिडेंट होटल के लोगों ने बताया उस आदमी की एज 20 से लेकर 35 के बीच में होगी। बाल उसके ब्राउन कलर के थे, उसकी खोपड़ी पर चोट का निशान था और उसके कॉलीफ्लावर जैसे कान थे। वो बहुत अच्छे से तैयार था और ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। होटल के बेल बॉय ने बताया, जिनका नाम रिडेल्फ प्रोप्स था, उन्होंने ओवन को उनके रूम तक छोड़ कर आए और बेल बॉय ने ये भी बताया कि ओवन के पास कोई लगेज या कोई बैग नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ब्रश, कोम और टूथपेस्ट था। होटल की मेड मैरी सॉप्टिक जब ओवन के रूम में सफाई करने गई तो ओवन ने मेड को अलाउ किया रूम की सफाई करने के लिए और ओवन ने कहा कि जब वो सफाई करके जाएं तो दरवाज़ा खुला रखें क्योंकि उनका कोई दोस्त उनसे मिलने आने वाला है। सोप्टिक ने यह भी बताया कि ओवन ने चादरों को कसकर रखा और सारी लाइट्स ऑफ कर दी। सिर्फ एक लैंप जल रहा था रूम में और स्टाफ मेंबर्स ने भी सेम यही बात बताई। मैरी सॉप्टिक ने पुलिस को बताया कि ओवन किसी बात से परेशान थे या वो डरे हुए थे और वो हमेशा अंधेरे में रहते थे। शाम को 4 बजे सॉप्टिक नई टॉवल्स के साथ रूम में वापस जाती हैं और देखती हैं कि ओवन के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। पूरे कमरे में अंधेरा है, सिर्फ एक लैंप जल रहा है और ओवन तैयार होकर बेड पर लेटे हुए हैं। मेड ने एक नोट भी देखा था जिसमें लिखा था, डॉन, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स, वेट। सोप्टिक सुबह 10:30 बजे ओवन के रूम में सफाई करने के लिए जाती है। वो देखती है कि बाहर से दरवाज़ा बंद है। सॉप्टिक को लगता है कि ओवन बाहर गए होंगे तो उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर जाती हैं वो देखती है कि ओवन बेड पर बैठे हुए हैं और सारी लाइट्स ऑफ हैं। उसके बाद ओवन फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, नहीं डॉन, मैं खाना नहीं चाहता, मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी नाश्ता किया है, नहीं मुझे भूख नहीं है। शाम को 4 बजे सॉप्टिक दोबारा ओवन के रूम में जाती हैं फ्रेश टॉवल्स देने के लिए। उन्हें 2 आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो दरवाज़ा खटखटाती हैं। उन्हें रूम से आवाज़ आती है, कौन है? सॉप्टिक कहती है, मैं फ्रेश टॉवल्स देने आई हूँ। तो फिर अंदर से आवाज़ आती है, हमें नहीं चाहिए। इस बार जो रूम से आवाज़ आई थी वो बहुत भारी थी और वो ओवन की आवाज़ नहीं थी। एक औरत रूम 1048 में रह रही थी। उसने बताया था कि रूम 1046 से बहुत ज़ोरों से आवाज़ें आ रही हैं। एक आदमी और औरत एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं और रूम 1055 में पार्टी भी हो रही थी। अब चीज़ें थोड़ी सी अजीब होने लगी थी। सुबह 7 बजे होटल की फ़ोन ऑपरेटर ये नोटिस करती हैं कि ओवन के रूम का टेलीफोन हुक से दूर हो गया था और टेलीफोन को कोई यूज़ भी नहीं कर रहा था। तो होटल ऑपरेटर बेल बॉय रिडेल्फ प्रोस्ट को ओवन के रूम में भेजती हैं। पर दरवाजे पे डू नॉट डिस्टर्ब का साइन था और फिर भी बेल बॉय ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और रूम से धीमी सी आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ और लाइट ऑन कर दो। पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो बेल बॉय को लगा कि ओवन शराब के नशे में है और दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो बेल बॉय ने बाहर से बोला, फ़ोन को हुक पर रखते हैं। सुबह 8:30 बजे फ़ोन ऑपरेटर देखती है कि अभी तक टेलीफोन को हुक पर नहीं रखा गया है। तो वो फिर से किसी दूसरे बेल बॉय, जिनका नाम हैरल्ड पाइक था, उन्हें रूम 1046 में जाने के लिए कहती हैं। वो पास की से रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ओवन शराब के नशे में बेड पर बिना कपड़ों के लेटे हुए हैं और बेडशीट्स पर काले दाग लगे हुए हैं। और बेल बॉय फ़ोन को रिसीवर पर वापस रख देते हैं और रूम से चले जाते हैं। लगभग सुबह 10:30 बजे से लेकर 10:45 तक एक बार फिर से टेलीफोन हुक से दूर हो गया था। फिर बेल बॉय रिडोल्फ प्रोप्स्ट रूम में जाते हैं और जो वो रूम में देखते हैं वो बहुत भयानक था। सुनिए क्या बताया उन्होंने। जब मैं कमरे में गया, ये आदमी दरवाजे की 2 फीट की दूरी पे था। अपने घुटनों और कोहनी से अपने सर को हाथों से पकड़ा हुआ था। मैंने उसके सर पर खून देखा। फिर मैंने लाइट ऑन की। फिर जब मैंने रूम में देखा तो दीवारों पर, बेड पर और बाथरूम में खून था। मैं बहुत डर गया और मैं नीचे भाग आया। जब ओवन की बॉडी को डॉक्टर्स ने देखा तो बताया कि उन्हें बहुत चोटें लगी हुई हैं। उनके गले, हाथों और पैरों को रस्सी से बांधा गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है। ओवन के सर पर बार बार मारा गया है जिससे उनके सर में फ्रैक्चर हो गया था और उनके शरीर पर चाकू मारने के भी बहुत सारे निशान थे। उनके लंग्स पंक्चर हो गए थे
और उनके गले के आसपास बहुत सारी चोटें थी। ऐसा लग रहा था कि उनका गला दबाया गया है, पर फिर भी वो जिंदा थे। पुलिस ने ओवेन से पूछा कि रूम में कौन आया था, तो ओवेन बताते हैं कोई भी नहीं आया था। इतनी चोटें लगने की वजह से वो काफ़ी अनकॉन्शियस हो गए थे और ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे। ओवेन ने ये भी बताया कि वो बाथटब के पास गिर गए थे और फिर ओवेन को हॉस्पिटल ले जाया गया। आधी रात को ओवेन की डेथ हो गई। ओवेन ने होटल में बताया था कि वो लॉस एंजल्स से हैं, बट लॉस एंजल्स की अथॉरिटी रोजलिंड टी ओवेन के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई। इससे ये क्वेश्चन उठने लगा कि ओवेन का रियल नाम कुछ और तो नहीं। इस मर्डर केस की खबर पूरे अमेरिका में फैलने लगी। डॉन के बारे में ये कहा गया, जब सॉप्टिक फ्रेश टावल्स देने के लिए ओवेन के रूम में गई तब उसने किसी की भारी आवाज़ सुनी थी और वो शायद डॉन ही था। डॉन के बारे में अभी तक कोई कुछ पता नहीं लगा पाया। इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर्स फ्रैंक हाउलैंड एंड फ्रेड ग्रीन ये पता ही नहीं लगा पाए कि ओवेन को क्यों मारा था, किस लिए मारा था और किसने मारा था। फिर कैंसस सिटी की जनरल पोस्ट के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि 3 मार्च को ओवेन को दफनाया जाएगा पॉटर्स फील्ड में। वहाँ के फ्यूनरल होम को एक अजनबी का कॉल आता है और वो कहता है कि ओवेन की फ्यूनरल में जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। वहाँ के फ्यूनरल होम को न्यूज़पेपर के बंडल में पैसे मिलते हैं और कोई आदमी अनोनिमसली फ्लावर्स को भी अरेंज करा देता है जो कि रॉक फ्लावर कंपनी के थे। उसके साथ एक कार्ड भी मिलता है जिसमें लिखा था लव फॉर एवर लुइस। रूबी ओगलट्री की एक फ्रेंड न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ती ओवेन्स के केस के बारे में। रूबी जब मैगजीन में ओवेन का फेस देखती हैं तो वो पहचान जाती हैं और ओवेन रूबी ओगलट्री का बेटा होता है जो कि 1934 में बर्मिंघम छोड़ के चला गया होता है। और ओवेन का रियल नाम आर्मिटस ओगलट्री होता है और वो सिर्फ 17 साल का था। रूबी ओगलट्री को 1935 में स्प्रिंग के मौसम में 3 लेटर्स रिसीव होते हैं आर्मिटस से, पर आर्मिटस की तो 5 जनवरी 1935 में डेथ हो चुकी थी। तो ये लेटर्स किसने भेजे थे किसी को नहीं पता। ये लेटर्स टाइप करे गए थे जबकि पर एक न्यूज़पेपर में बताया गया था कि आर्मिटस को टाइप करना नहीं आता है। इन लेटर्स की लैंग्वेज अजीब और गंदी थी। कुछ टाइम बाद ये पता चला कि आर्मिटस और एक और आदमी उनके साथ सेंट रेजिस होटल में रुका था जो कि कैंसस सिटी में ही है और वो आदमी शायद डॉन ही था। डॉक्टर जॉन हॉर्नर जो कि ऑथर थे और उन्होंने ही ओवेन के मर्डर केस के बारे में पब्लिश किया था। डॉक्टर जॉन को एक दिन अचानक से कॉल आता है और वो अनोनिमस कॉलर किसी बॉक्स के बारे में बता रहा था जिसमें आर्मिटस के मर्डर केस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, किसी बूढ़े आदमी का सामान है और एक और चीज़ है जिसके बारे में कॉलर नहीं बताता। और ये केस हमेशा के लिए बंद हो गया। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स और थ्योरीज बताऊंगी जो शायद आप भी सुनकर चौंक जाएं। डॉन ही वो आदमी है जिसने आर्मिटस ओगलट्री को मारा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्मिटस और उनके साथ एक आदमी सेंट रेजिस होटल में रुके थे जो कि कैंसस सिटी में ही है। जिस आदमी के साथ रुके थे वही डॉन है। और एक बार मेड जब ओवेन के रूम में फ्रेश टॉवल्स देने के लिए गई थी तब उसने किसी की भारी आवाज़ सुनी थी और शायद फिर से वही डॉन है। चार्ल्स ब्लॉकर जो कि एलिवेटर ऑपरेटर थे, उन्होंने इस केस में एक नई बात इंट्रोड्यूस करी। चार्ल्स ब्लॉकर ने बताया उन्होंने लिफ्ट में एक औरत को देखा था जो कि ब्लैक कलर का कोट पहनी हुई थी और उसकी हाइट 5.6 इंचेस थी। उस औरत को रूम 1026 में किसी आदमी से मिलने के लिए जाना था और वो रूम ढूंढ नहीं पा रही थी और वो औरत 9th फ्लोर पर किसी आदमी के साथ दिखी थी जो सेम उसी की हाइट और वेट का था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ओवेन के रूम के टेलीफोन पर 4 फिंगरप्रिंट्स मिले थे जो कि किसी लेडी के थे और एक और लेडी थी जो रूम नंबर 1048 में रह रही थी। उसने बताया था कि रूम नंबर 1046 से आदमी और औरत की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। ये वाली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्मिटस ओगलट्री की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि वो अपनी फियांसे को चीट कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया था, जनरल पोस्ट ने अनाउंस किया था कि आर्मिटस को पॉटर्स ग्रेव में दफनाया जाएगा। तो वहाँ के फ्यूनरल होम को एक एनोनिमस कॉल आता है, पैसे न्यूज़पेपर के बंडल में भेजे गए थे और फ्यूनरल फ्लावर्स भी अरेंज करवा दिए गए थे। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, मिस्ट्री मर्डर इन रूम 1046। उस आर्टिकल में बताया गया था, जिसने न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को पब्लिश किया था, उसे एक लेडी का कॉल आता है और वो कहती है जो स्टोरी आपने पेपर में लिखी है वो गलत है। रोनाल्ड टी ओवेन को पॉपर्स ग्रेव में नहीं दफनाया जाएगा, उनके फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट्स हो गए हैं। जब न्यूज़पेपर वाला पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं तो वो कहती है जाने दो, मुझे पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और फिर वो फ़ोन काट देती है। उसी समय एक आदमी फ्यूनरल पार्लर वालों को कॉल करता है और कहता है ओवेन को पॉपर्स ग्रेव में मत दफनाओ, मैं चाहता हूँ कि आप ओवेन को मेमोरियल पार्क सेमेट्री में दफनाओ, इससे वो मेरी बहन के पास रहेंगे, मैं फ्यूनरल के लिए पैसे भिजवा दूंगा। उस आदमी ने ये भी बताया कि ओवेन ने अपनी फियांसे को धोखा दिया है और फ़ोन काटने से पहले वो ये भी कहते हैं
चीटर्स के साथ यही होता है। तभी रॉक फ्लावर कंपनी को कॉल आता है जिसमें एक आदमी कहता है 13 अमेरिकन ब्यूटी रोजेस रोलैंड टी ओवन के फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट्स हो जानी चाहिए। ये सब कहने के बाद वो ये कहते हैं ये सब मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। और गाइस ये केस आज तक अनसॉल्व है, कोई पता नहीं लगा पाया कि ओवन को क्यों, किस लिए और किसने मारा था। सो हाँ गाइस, आई होप आपको मेरी ये सिंगल टॉपिक की मर्डर मिस्ट्री वाली वीडियो पसंद आई हो। एंड गाइस अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो हाँ गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। And also guys, click the bell icon for the latest updates of our channel, The Blue and Gold.